अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ करते हैं 60 सेकंड न्यूज़। 3 अरब डॉलर के कर्जों की वसूली के बाद पाकिस्तान IMF से कर्ज लेने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा। मुल्क भर में शदीद बारिशों और ज़ालाबारी की पेशगोई, सैलाबी सूरत हाल और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कुरान पाक की बेहुरमती, इस्लामी ममालिक ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दाम करें। OIC। इलेक्शन मुहिम शुरू होगी तो नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे और मुहिम की क़यादत करेंगे। मुसद्दिक मलिक। साल 2024 हज के लिए 1,79,210 आज़मीन हज्जाज का कोटा लाया हूँ। आइंदा साल हज पाकिस्तानी रकम में नहीं बल्कि डॉलर में होगा। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सेनेटर तलहा महमूद। एशेज़ सीरीज़ का दूसरा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने दिलचस्प मुकाबले के बाद इंग्लैंड को हरा दिया। इसराइल का शाम के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम पर मिज़ाइलों से हमला, शाम ने हमला नाकाम बना दिया। 17 साला नौजवान फ्रांसीसी पुलिस के नस्ली तासुब का शिकार बना। अक़वाम मुत्तहिदा। और अमरीकी शहर बाल्टीमोर में मुसल्लह शख्स की अंधाधुंध फायरिंग में 2 अफराद हलाक और 28 ज़ख्मी। जी, ये थी 60 सेकंड न्यूज़। और 60 सेकंड न्यूज़ के बाद अब हम बात करते हैं उस एहतजाज की जो कि इराक़ में कुरान पाक की बेहुरमती के ख़िलाफ़ एक एहतजाज किया गया फ़ुटबॉल मैच के दौरान। और ये एक ऐसा एहतजाज था कि जो कि बड़े यूनिक तरीके से किया गया। इराक़ में एक फ़ुटबॉल मैच हो रहा था और ये फ़ुटबॉल मैच जो है उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये मैच था अल शर्ता और अल कासिम की 2 टीमें थीं, उन दोनों के दरमियान ये मैच हो रहा था। और दोनों टीमों के जो खिलाड़ी थे और रेफरी थे वो हाथों में कुरान उठाकर मैदान में आए और उन्होंने कुरान पाक को बोसा भी दिया और काफ़ी देर तक वो कुरान पाक को थाम कर उन्होंने दुनिया को बताया कि दिस इज़ अ सेक्रेड बुक और ये एक ऐसी किताब है कि जो कि हम सब के दिलों में बसती है और आप इस तरीके से इसकी बेहुरमती नहीं कर सकते। और ये एक मैसेज था जो कि उन्होंने पूरी दुनिया को दिया। ज़ाहिर है फ़ुटबॉल बहुत सारी जगहों पर देखा जाता है और चाहे ये वाली लीग या जो भी ये मैच है ये कम भी देखा गया हो, लेकिन इन्होंने इस एहतजाज की वजह से इस वीडियो को सारी दुनिया में फैला दिया। कमाल भाई। ये बड़ा ज़रूरी है कि हम इस तरीके से दुनिया को बताते रहें बार बार। हर इंसान की अपनी एक वो होती है ना, रीच होती है और मेरे हिसाब से हर एक का अपना एक अप्रोच भी होती है हर चीज़ की तरफ कि किस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्ड करना है। मिसाल के तौर पे जो कतर में जो फुटबॉल फीफा हुआ जी, फीफा वर्ल्ड कप में कौन सी ऐसी चीज़ थी जो वेस्टर्नाइज थी या कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कि उन्होंने ऐसी की हो जो उनके मज़हब के ख़िलाफ़ जा रही हो, या कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उन्होंने की हो जिससे दुनिया को इस्लाम का पैगाम ना मिला हो। मतलब मुझे आप ये समझा दें कि कोई भी जो कौम होती है वो अपनी आइडेंटिटी कुछ तो रखती है ना, कुछ तो दुनिया को दिखाती है। तो वो आधे तीतर आधे बटेर जो हैं वो तो वैसे ही किसी खाते में नहीं आते, लेकिन इराक़ जैसी कौमें होती हैं या ये जो कतर जैसी कौमें होती हैं कि जो दुनिया को ये बताती है कि भाई दिस इज़ व्हाट वी बिलीव इन। हम दुनियावी चीज़ों में भी बिलीव करते हैं और हम अपने दीन में भी बिलीव करते हैं, और दीन को दुनिया के हिसाब से और दुनिया को दीन के हिसाब से दोनों का एक अमलगमेशन के तौर पे लेकर चलना जो है वो ज़्यादा आसानी पैदा कर देता है। तो दुनिया ने उनके डोर स्टेप पर जाकर उनके कवानीन, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से गेम खेली और पार्टिसिपेट किया उस इतने बड़े मेगा इवेंट में। बॉयकॉट वगैरह नहीं कर सकी दुनिया, क्यों? उसकी वजह ये भी है कि खैर वो इकोनॉमिक भी एक तरह से बड़े स्टेबल हैं, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने नहीं बुलाए सिर्फ इस वजह से कि भाई अब दुनिया आ रही है तो उनके साथ कैसे फिट इन होना है, अब दुनिया आ रही है तो उनको भाई शराब पीने पर पाबंदी लगा दें। तो ये काम नहीं किया और इसी पे दुनिया में सबसे ज़्यादा खबरें बनी। क्रिटिसिज्म भी बड़ा हुआ, लेकिन वो उन्होंने कोई उसकी परवाह नहीं रहेंगे लोग। हमारी भी एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो एक्टिविटी हुई है। वो क्या कमाल एक्टिविटी ईद के मौके पर ऐसी एक्टिविटी हुई है। देखिए नाजरीन जानते हैं, जाहिर है कि जौक दर जौक लोग जो हैं वो छुट्टियां होती हैं और अगर ज़रा लंबा हॉलीडे हो जाए तो फिर तो नॉर्थ की तरफ निकलना एक तरह से फ़र्ज ही समझा जाता है। अब हुआ ये है कि ईद उल अज़हा के मौके बगैर ईद मुकम्मल नहीं होगी। हाँ, ये भी है, लेकिन हमारे इंतज़ामात भी कुछ इस किस्म के हैं। हमारे यहाँ टीवी स्क्रीन्स पर मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि जब इस किस्म के इवेंट्स हो रहे हो तो टीवी स्क्रीन्स पर एक ख़ास किस्म की ट्रैफिक की, जिसको कहते हैं ना कि न्यूज़, वो हर वक्त चल रही हो, एक पट्टी चल रही हो, नियॉन साइंस लगे हों सड़कों पर। हुआ ये है कि 50,000 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो मरी में दाखिल हो गई।
ईद के मौके पर, और इनमें से 38,000 तो वापस ही चली गई, जाहिर है वो अंदर नहीं घुस सकती होंगी, रास्ते बंद, सड़कें ब्लॉक, लेकिन बाकी जो 12,000 से ज़ायद गाड़ियाँ थीं वो ट्रैफिक जैम में फंस गईं और सैयाह रास्ते की तलाश में ही भटकते रह गए। तो इसी तरह सड़कों पर उनकी दर बदर ईद जो है वो गुजरी, और पुलिस और इंतज़ामिया के दावों की तरह इनके तमाम तर इंतजामात भी धरे के धरे रह गए। लेकिन ये चीज़ हमें जहन में रखनी है कि उस शहर की एक कैपेसिटी है और इंतजामिया की भी एक कैपेसिटी है, हैविंग सेड दैट, और ना ही वो 50,000 गाड़ियों को अकोमोडेट कर सकता है। 4 तो उनकी सड़कें हैं, 50,000 में 38,000 तो वापस चले गए, तो वो तो चलो ठीक हो गया ना उनके साथ कि वो जो गए 12,000 है घूम वो फिर कर भी निकल ज्यादा गए। अब जिन्होंने घूम फिर के अपना जो है वो एंजॉयमेंट करके निकल गए, उनके वो तो लकी रहे। जो 12,000, ये नहीं पता एक्चुअली कि वो घूम फिर कर निकल गए या उनको पीछे से टोल से वापस कर दिया गया। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है टोल से? ये जो भाई घूमे फिरे होंगे और फिर गए होंगे। 50,000 की कैपेसिटी वैसे है नहीं उस शहर की, तो एक वक्त में थोड़ी गई होंगी, अचानक से सारी एक साथ पहुंच गई। हाँ, भाई वो लेकिन टोटल बेसिकली उन्होंने काउंट दिया है कि 50,000 टोटल गाड़ियां दाखिल हुई 3 दिनों में। ये नहीं है कि एक वक्त में 50,000 आ गई थी, ऐसा नहीं हुआ है। 3 दिन में जो टोटल काउंट थी वो 50,000 की थी और घूम फिर के लोग वापस भी गए। लेकिन जो 12,000 थी बस वो तो फंस गई उनके साथ जो है वो और इससे पहले आपको ये याद होगा कि यहाँ पर सर्दियों में लोग जम गए थे गाड़ियों में। जी बिल्कुल, तो ये भी आपको याद होगा। तो ये जो सारा सिलसिला है, ये इंतजामिया को पहले ये भी चाहिए कि बाहर से रोक दें उनको, अंदर घुसने ना दें। टीवी पर चल रही हो खबर कि जाके जो लाहौर से या पेशावर से या दूसरे शहरों से आ रहा है, इस्लामाबाद वाला तो फिर 40 मिनट की ड्राइव है ना, वापस आ जाएगा, या जा रहा है तो देख के चला जाएगा। जो दूर से आ रहे हैं वो उनका फिर कोशिश होती है, बच्चों को लेके आए हैं, अब बेगम नाराज हो जाएगी या जो भी है, तो घुसो, अंदर घुसो। तो सड़क पे नियॉन साइंस लगे होने चाहिए, दूर से लगे होने चाहिए, वो बताएं भाई कि इतनी गाड़ी दाखिल हो गई है, एंटर एट योर ओन रिस्क, इस किस्म की चीजें लिख दें। नाजरीन, चेयरमैन पेमरा और मेयर मरी और टीवी पे देखिए, मैं आपको बताऊं, ये डेवलप्ड कंट्रीज में जहां पर इस किस्म की चीजें होती हैं, वहां पर टीवी पे ये नशर हो रहा होता है। मीडिया तो हम डेवलप्ड कहलाएंगे ना, इतनी डेवलप्ड हमारी मीडिया इंडस्ट्री है, इसमें किसी किस्म का कहत मौजूद नहीं है सिवाय दिमागी और इंटेलेक्चुअल रिजाल। नहीं तो हम दो है ना, बल्कि एक ही समझ ले, चले। मैं कहा अपने आप को इस खाते में लाऊं आप। और क्या, तो टीवी पे बाकायदा तौर पे पट्टियां चल रही होती हैं। पहले भी होता था ये, पहले भी मौसम खराब है भाई, सड़क बंद कर दी है, नारायण कागान की तरफ लोग ना जाएं, ये पहले बड़ा फ्रीक्वेंटली हम देखते थे। वक्त के साथ साथ हम बस पीछे की तरफ रिवर्स गियर लगाया हुआ है हमने, बताया। अरे आगे की तरफ रिवर्स गियर भी लगाया है, सॉरी आगे की तरफ फॉरवर्ड गियर भी लगाया है। कौन सा वाला? मैं आपको बता, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है ना। अच्छा। ये बातें करवा लो, बस नियॉन साइन जलवा लो, मरी में लोगों को ना भेजो, अजीब अजीब बातें। मैसेज अलर्ट कोई ऐसी एक हो कि आप मैसेज करके पूछ लें कि भाई, तो वहां से आपको एक बाकायदा, जिस तरह महकमा मौसमियात की आ जाते हैं आपको अलर्ट। मेरी जिंदगी का रूल है नहीं जाना, ऐसी छुट्टियों में नहीं जाना, बस ये अपना रूल बना लेना। ये मैसेज करो, पूछूं, ये नहीं होता। अब भाई खत्म करो कहानी यार, आप सबको पता है कि ये मसला होता है। अब इस चीज और मरी में तो बहुत ज्यादा, थोड़ी अकल का इस्तेमाल करें ना। मरी में बहुत ज्यादा होता है, मरी में तो अक्सर ये औकात होते हैं। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि हमने फॉरवर्ड गियर लगाया है, वो आप जबरदस्त लगाया है। वो हमने टैक्सों के हवाले से नया फॉरवर्ड गियर लगाया है, जबरदस्त किस्म का। टैक्सों का जो ताज़ा बोझ है उस पर अगर आप नज़र डालेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। 6 से 12 लाख रुपए सालाना जो आमदनी है वो, आहिस्ता आहिस्ता बताना, दिल धड़कता है। अच्छा, तेज हो जाता है। 6 से 12 लाख आमदनी जिनकी है सालाना, उन पर 2.5% टैक्स ऐड कर दिया गया है। अच्छा, सुपर टैक्स वाली कहानी तो नहीं है? सुपर टैक्स नहीं, सुपर टैक्स तो अलग है ना। अच्छा, ओके। उस पे ये तो अभी मैं गरीबों की बात बता रहा हूँ। ओके ओके। सुपर टैक्स है मुझ जैसे लोगों के लिए। अच्छा, ये कौन सा फीसद? ये है 2.5% टैक्स एक्स्ट्रा ऐड किया गया है 6 से 12 लाख रुपए साल की जो आमदनी है उन लोगों पर। सुपर टैक्स आया है मुझ जैसे लोगों पर जिनकी आमदनी 50 करोड़ से ज्यादा है साल की। हाँ बिल्कुल। उसकी वजह से मैं टेंशन में हूँ बहुत। अच्छा, 10% एक्स्ट्रा टैक्स लग गया अब सुपर। अब मैं कहाँ से 50 करोड़ नहीं, तो ये जो 2.5% है ये अलग है ना, ये नया टैक्स आया, ये इनकम टैक्स के अलावा है। जी जी जी, ये आउट गोइंग टैक्स है। ये अलग। ये क्या बात हुई? ये अभी आपको सब पता चलेगा। 6 से 12 लाख रुपए सालाना आमदनी वाले अफराद पर 2.5% टैक्स लगाया है। 12 से 24 लाख तक की जो आमदनी है उनको सालाना 15,000 रुपये फिक्स टैक्स देना होगा। 24 लाख से 36 लाख वाले अफराद न सिर्फ 22% इनकम टैक्स अदा करेंगे बल्कि उन्हें 1,65,000 रुपये का फिक्स टैक्स भी देना होगा। बेड़ा गर्क, तबाही हो गई। ये तो आवाम बेचारी टैक्स तो देना। अच्छा, और ये नाजरीन को ये बता दें कि ये जो फिगर्स हैं ये लग बहुत बड़े रहे हैं, लेकिन आम तौर पर अगर आप देखें तो ये जो सालाना 36 लाख यानी कि महीने में कितने हुए आपके? सालाना 36 लाख का मतलब है महीने के 3 लाख। ये 3 लाख। इतनी बेसिक मैथ्स
3 लाख। पैमरा की आप हेड लगी हुई है, मतलब तो पैमरा की लगी हूँ, देखें इन्फॉर्मेशन मैथ्स डिपार्टमेंट की नहीं लगी, यूनिवर्सिटी की मैथ्स डिपार्टमेंट की हेड लगी, लेकिन मतलब 3 लाख रुपए, और जिसमें आप देखें कि 60, 70, 50 हज़ार किराया और वो सारी चीजें, बिजली का बिल तो खैर आसमान से बातें कर रहा है। अगर आप हिसाब लगाएंगे तो माइनस में चला जाएगा इंसान। हाँ, तो वो सिर्फ सुन के ऐसा लगता है 36 लाख रुपए सालाना, तो वो असल में वो 36 लाख होता नहीं है, वो बस तो ये सुने मत ना, ये हुकूमत सुनना नहीं चाहती है। अच्छा आगे बताएं, कह रही नहीं सुनना हम। आगे बताएं, आप जल्दी सुनाएं। की आमदनी 36 लाख से 60 लाख के दरमियान है, उन्हें 27.5% टैक्स और 4,35,000 फिक्स टैक्स देना होगा। 60 लाख से जायद जो आमदनी है उन शहरियों को 35% टैक्स अदा करना होगा और 10,95,000 फिक्स टैक्स भी उनको देना होगा। ठीक है, तो टैक्स देंगे तो ही मुल्क का हाल बेहतर होगा ना। डार साहब, ईद मुबारक। डार साहब, मुझे आपसे है प्यार साहब। सही, आप कोई ऐसा फायदा आप नहीं बड़े होगा, फनकार साहब। टैक्स को कर दें इनकार साहब, वरना हम सब हो जाएंगे बेकार साहब। क्या कर दिया वैसे इन्होंने, चलो अब क्या हो सकता है। टैक्स लगा रहे हैं सिलसिलेवार साहब। हाँ, और देने वाले सिर्फ वही है 10-12% जितने भी पाकिस्तान में टैक्स देते हैं ना, वो देने वाले हैं चंद हजार साहब, ऐसे कहते हैं। राइमिंग में तो लाए ना आपको बात। चंद हजार साहब जी, देने वाले हैं चंद हजार साहब। ये भी तो हमारे कौम का होगा, चंद हजार होगा बिल्कुल जी, देने वाले बिल्कुल। हाँ, और गरीबी लुटे हैं हर बार साहब। भाई वाह 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 वाह, ये हमारे प्रोड्यूसर ने भी दिया एक। देखो ये इसको कहते हैं, ये आती है अक्लमंद लोगों के साथ जब आप उठे बैठेंगे ना, तो आपके अंदर भी ये आना शुरू हो जाएंगे शोशे। ताल से ताल मिलाती है, ताल से ताल मिलाए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो बहरहाल ये टैक्स की सूरत हाल है। और कुछ करम करें तो आ जाएगी बहार साहब। हाँ, कहाँ से आएगी बहार साहब? गर्मियों में बाहर हम मना लेंगे अगर आप इधर तो आ रही है फिटकार साहब। तौबा तौबा, क्या कर दिया वैसे डार साहब। एनीवे आगे बढ़ते हैं और अगली खबर आपको लेकर चलते हैं। क्या है भाई हमारे पास? सुनाते हैं आपको जरा जानकार साहब, हटाएं ये जानकार सुनाते हैं आपको जरा सी। आलम लोहार साहब का जो चिमटा, बेसिकली उन्होंने चिमटे को म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर रोशनास करवाया दुनिया में, और मौसीकी के शहंशाह आलम लोहार साहब, उन्हें अपने मद्दाहों से बिछड़े हुए 44 बरस गुजर गए हैं। चिमटा बजाकर, जुगनी गाकर उन्होंने सारी दुनिया में धूम मचाई थी। आज उनकी 44वीं बरसी है। 1 मार्च 1928 को वो पैदा हुए थे गुजरात में, और बड़ी कम उम्री में ही उन्होंने गुलकारी का आगाज़ कर दिया था। और गायकी का उनका बड़ा एक मखसूस अंदाज था, रंग बिरंगा लिबास, हाथों में चिमटा, ये उनकी पहचान था। फोक गायकी जो थी उनकी, उसमें उन्होंने जो भी गाया कमाल गाया। हीर वारिस शाह गाकर तो उन्होंने खैर फिर खूब नाम कमा लिया था, और पंजाब भर में जितने भी मेले थे उसमें सूफियाना कलाम वो ऐसे पेश करते थे कि सुनने वाले बस झूम उठते थे। और उनका चिमटा जो था वो आज उनकी जो लेगेसी है वो आरिफ लोहार साहब जो उनके बेटे हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अब तो है आरिफ लोहार साहब के भी बेटे छोटे, जी वो भी कमाल, चिमटा करके बजा के, और उन्होंने भी दादा की जो लेगेसी है उसको वो कर दिया है। और 70 की दिहाई में इंग्लैंड, कनाडा, नॉर्वे, जर्मनी, हर जगह जाकर वो परफॉर्म करते थे। उन कमाल जुगनी। और आलम लोहार साहब 1979 में 3 जुलाई को शाम के भटिया के करीब एक ट्रैफिक हादसा हुआ और उसमें वो इंतकाल कर गए। वो आज हम में तो नहीं, लेकिन उनका फ़न वो आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा है। बिल्कुल। तो आलम लोहार साहब की आज बरसी मनाई जा रही है। अच्छा, एक और खबर आपको मैं आपसे एक सवाल पूछ लूँ अगर? हाँ बताएं। ठीक है, कि ये क्या हुआ, ये सही हुआ या गलत हुआ, आपसे ज़रा मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, ये एक वीडियो दिखाएंगे हम आपको कि आउट हुआ है या नहीं हुआ है, आप बताएंगी। मैं तो आप तो भाई पैमरा चीफ, मरी की एडमिनिस्ट्रेटर, मुल्क की अकलमंद तरीन खातून वगैरह वगैरह हैं, तो आपसे पूछना चाहेंगे। लेकिन क्रिकेट की अंपायर तो नहीं हूँ ना, वो तो न्यूट्रल अंपायर होना होता है वैसे भी। हाँ, तो न्यूट्रल रहे ना आपका, तो आपकी टीम खेल रही है उसके अंदर कोई, ठीक है, ओके, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा है, और सही है, ऐसे सीरीज चल रही है। दिखाएं भाई, वीडियो दिखाएं जी। ठीक है, वीडियो दिखाते हैं और फिर बात करते हैं इस पर कि हुआ। ठीक है, ये देखें, ये बेसिकली ये आप देखें कि इसमें हुआ है कि गेंद करवाई, ओवर ख़त्म हुआ, वो पीछे निकल गई है। वो बेचारा बंदा जो था वो बाहर निकला है क्रीज से, और विकेट कीपर ने बॉल मार दी कहाँ पर, विकेटों पर, और आउट हो गया वो। हाँ, तो ये तो फेयर गेम ना हुई। क्यों फेयर गेम नहीं हुई, कैसे, थोड़ा मुझे आप प्लीज एक्सप्लेन। वो तो शॉट उसने खेला,
वो शॉट उससे खेला नहीं गया ना, तो बॉल पीछे चली गई, तो ये वो जो बॉल थी वो समाप्त हो गई, उस बॉल की कहानी समाप्त हो गई। हाँ, अच्छा। तो उसके बाद वो अपना टहलता क्रीज से निकल आया। हाँ, ये थोड़ी कि अब मतलब वो क्रीज से पाँव बाहर ही ना निकाले पूरा मैच। क्रीज से पाँव बाहर निकालने पर अगर आप विकेट कीपर करता है उसको आउट, तो आउट हो जाता है ना, टेक्निकली आउट है। लेकिन वो कौन से औकात होते हैं जिसमें वो क्रीज से बाहर निकाल सकता है गेंद? मतलब वो औकात किसी भी टाइम नहीं हो सकते। वो औकात उस वक्त हो सकते हैं जब अंपायर कह दे कि ओवर खत्म हो चुका है। ठीक है, ये देखिएगा आप जरा, आप इसकी जरा लॉन्ग आपने शॉट, क्योंकि मैं अक्सर कभी मैंने ये देखा है कि वो ये देखे, ये बाहर निकला बंदा, बाहर निकला, पीछे से गेंद आकर जो है वो उसको, ठीक है। अब होता क्या है कि अब ये देखें आप इधर देखेंगे आप, ये भाई चलो निकल गई बॉल, ठीक है, और ये आ गया बाहर। हो गया, अब ये बाहर आएगा, चलो भाई कहानी मुक गई। अब ये बाहर आ गया, बाहर आके क्या करने गया था? सामने वाले से बातचीत करने गया था। ओवर खत्म होता है ना, तो ये ओवर अभी खत्म हो गया, ये ओवर खत्म हो गया था, तो हो गया था। अब ये समझा कि ओवर खत्म होने की कॉल हो गई है, ओके, और उसने पीछे विकेट कीपर ने कर दिया उसको आउट। तो ये एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है। अच्छा, ये बेयरस्टो, बेसिकली जॉनी बेयरस्टो जो है, ये रन आउट इन्होंने किया, और लंच से पहले जो है बेयरस्टो के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी जो थे उन्होंने रन आउट की अपील की थी, थर्ड अंपायर को भेजा, थर्ड अंपायर ने उनको रन आउट तो दे दिया, फैसला बड़ा कानून के मुताबिक था ये, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं थी यहाँ पर। वो क्यों? जी, कुछ बातें सुनाता गया, बरतानवी तमाशा नहीं तो भाई, अब वो बंदा है वो कंफ्यूज, जरा सा वो क्या कह लें, आगे निकल गया और वो सही समझ रहा था कि ओवर खत्म हो गया है, तो आप उसको आउट करेंगे तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तन ना हुई ना। हाँ, बिल्कुल देखें, आपने पीछे से कमर पे छुरा घूमा, जी कमर पे छुरा, पीठ में छुरा घूमा। उसके बाद बरतानवी तमाशाई जो थे सारे, इंग्लैंड वाले जो थे, वो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। फिर उसके बाद एमसीसी के जो मेंबरान थे उन्होंने भी लॉन्ग रूम में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के खिलाफ नारेबाजी वगैरह की, और उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने जो है वो फिर उससे एमसीसी वालों ने जो है वो माफ़ी भी मांगी है। लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी सी खड़ी हो गई कि भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जरूरी है। हाँ, बिल्कुल, मैं और अवैस नाजरीन इसमें एक ही पेज पे है, बिल्कुल आई रियलाइज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए भाई। अब वो समझ रहा है कि ओवर खत्म हो गया, तो आपने ऐसी जीत का क्या फायदा जो आप इस तरह से जीते, फाउल करके। हाँ, फाउल करके जीतना नहीं चाहिए। तो इसको वो फाउल उन्होंने डिक्लेयर वैसे किया अभी तक या नहीं किया? फिलहाल तो नहीं किया, टेक्निकली आउट है। हाँ, टेक्निकली आउट दिया, लेकिन ये कि स्पिरिट ऑफ द गेम, हाँ बिल्कुल, ये मुतासिर हुई है। ठीक है, बिल्कुल। तो अब स्पिरिट ऑफ द गेम, धोखेबाजी से आपने ना विकेट हथियाई है। हाँ, मतलब कुछ धोखेबाजी कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, कंफ्यूजन है इसमें, कंफ्यूजन है, बिल्कुल कंफ्यूजन है। चलें, हम कंफ्यूज नहीं एक्चुअली, बोथ द टीम्स वर नॉट ऑन द सेम पेज एक्चुअली। इधर दोनों को पता नहीं था कि अभी कौन सा वाला मौका है और कौन सा वाला मोमेंट है, क्या ये आउट होने और करने वाला मोमेंट है, कुछ भी किया जा सकता है। उन्होंने ये साबित किया ऑस्ट्रेलिया वालों ने, जो कि गलत था। ऑस्ट्रेलिया, नो सॉरी, दिस इज नॉट ऑन। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। भारतीय रियासत भोपाल में 1938 में जन्म लेने वाले शकील का असल नाम कमाल यूसुफ था, और इनका जिक्र करना आज हम सब के लिए एक तरह से बड़ा बायसे अफसोस है कि ये हम में नहीं रहे। हमारे एक मीडिया इंडस्ट्री को, एक जिसको कहते हैं कि ऐसे पॉइंट पर ये छोड़ के गए हैं जहाँ पर हम पहले ही स्ट्रगल कर रहे थे, और हमें ऐसा लगता था कि कंटेंट, एक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी मीडिया इंडस्ट्री से जा रही हैं, और हमारी जो वो क्वालिटी का मयार है वो अफेक्ट हो रहा है। सो ही वॉज एन एसेट। इनके अहल खाना ने 1952 में जो रख्त सफ़र बांधा और पाकिस्तान ये लोग आ गए, और शकील साहब ने अदाकारी के शोबे में थिएटर से काम का आगाज़ किया और फिर आगे बढ़ते गए, और उसके बाद तो फिर शकील साहब ने फिल्मी करियर का आगाज़ भी किया। 1966 में फ़िल्म होनहार से उन्होंने अपने फ़िल्मी सफ़र का आगाज़ किया, और उन्होंने अपना फ़िल्मी नाम शकील मुंतखब किया, और आखिरी सांस तक इसी नाम से वो पहचाने गए। बहुत सारे लोगों को उनका असली नाम अब भी नहीं पता। उनका असल जो शोहरत थी उनकी, वो बुनियादी तौर पर तो उन्हें टेलीविजन ड्रामों से मिली थी। अंकल उर्फी, जी, अंकल उर्फी आंगन टेढ़ा। उसके अलावा उनका एक और ड्रामा था अनकही, उसमें बड़ा अच्छा किरदार था उनका। पर्चियाँ एक उनका ड्रामा था बड़ा ज़बरदस्त। फिर कायद आज़म पर बनने वाली जो फिल्म थी उसके अंदर भी लियाकत अली खान का उन्होंने किरदार अदा किया था बड़ी खूबी से। 50 के करीब ड्रामे थे जो कि जिसमें उन्होंने अदाकारी की। 22 के करीब फिल्में थी जिसमें उन्होंने अदाकारी की, और 1992 में सदारती प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस उन्हें नवाजा गया था। 2015 में फिर उन्हें सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया था, और कराची में मलीर कैंट के इलाके में वो रिहाइश पजीर थे। काफ़ी अरसे से अलील थे, एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, और 29 जून को
फरिश्ता अजल की पुकार आई और वो लब्बैक कहते हुए इस दार फ़ानी से रुखसत हो गए 85 बरस की उम्र में। और पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री के लिए और उनके चाहने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा और एक बहुत बड़ा नुकसान ईद उल अज़हा के दिन, जो कि हम सबको ये ख़बर मिली तो हम सब के लिए एक बहुत बड़े अफसोस का मुकाम था। अच्छा, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में एक्टर्स की, तो बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे जिनके बारे में जब जिनका हम काम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये एफर्टलेस एक्टिंग करते हैं, इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग करते हैं, लगता नहीं है कि ये एक्टिंग के लिए उनके अंदर से बॉर्न परफॉर्मेंसेस जो होती है ना, जैसे शफी मोहम्मद साहब थे जिनके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि जी एक कमाल एक्टर, कवि साहब कमाल एक्टर, उनका एक एक एक्सप्रेशन जानदार। बिल्कुल वैसे ही शकील साहब जो है उनका भी एक मकाम था एक्टिंग में कि उनके जो किरदार थे वो याद भी हैं हमें, और उनकी एक्टिंग को आज आप जब भी देखेंगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ख़ासतौर पर जो एक्टिंग की फील्ड से वाबस्ता लोग। बिल्कुल, और अब एक्टिंग की फील्ड से वाबस्ता, डायरेक्शन की फील्ड से वाबस्ता, प्रोडक्शन की फील्ड से वाबस्ता एक और पाकिस्तान के मायानाज़ अदाकार और हिदायतकार हमारे साथ मौजूद हैं और शकील साहब को कुछ याद करेंगे, इनसे उनके हवाले से कुछ बातें सुनेंगे कि किस तरह की वो शख्सियत थे और इनके साथ जब भी काम हुआ तो कैसे हुआ उनका। उस्मान पीरज़ादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आप ठीक हैं जी? बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। शकील साहब को हम याद कर रहे हैं और आपसे हम जानना चाहेंगे आपके तासुरात, आपका जो भी वक्त उनके साथ गुजरा, उसकी कुछ अगर यादें आप हमारे साथ और हमारे नाजरीन और उनके चाहने वालों के साथ अगर शेयर करें। आप अभी याद कर रहे हैं, हम हमेशा इंशाल्लाह उनको याद रखेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। शकील वाज एन एक्टर पार एक्सीलेंस। उनकी अदायगी, उनका ठहराव, और एज एन एक्टर आई एम टॉकिंग राइट नाउ, बिल्कुल, एंड ही वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एक्टर्स दैट वी हैड। अनफॉर्चुनेटली ये तमाम उम्दा लोग जिनके अभी आप नाम ले रहे हैं, ये सब आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से चले गए। So, but they have left behind the legacy. ये गए नहीं कहीं पे, ये मौजूद हैं और ये हमेशा रहेंगे। जब तक स्क्रीन जो है वो lit up होगी तब तक ये लोग रहेंगे। So Shakil was as a human being, I've known him for last 50 years. 50 साल के अरसे में मैंने कभी भी शकील को कोई गंदा लफ्ज या कोई गाली या कोई किसी को हेट्रेड की बात सुनी ही नहीं उनकी जुबान से। कभी गुस्सा भी आए उनको तो मुझे याद है कि एक दफा किसी बात पे वो बड़े नाराज थे किसी से और बड़े ही तहम्मुल से और बड़ी ही मोहब्बत से उसका जिक्र कर रहे थे। तो आपको ऐसे कम लोग मिलते हैं। शकील वाज लोडेड विद लव एंड उनकी जिस तरह उनकी शख्सियत थी एक ठहराव में, उस तरीके से उनका जो बोलने का, डायलॉग डिलीवर करने का जो अंदाज था वो बड़ा नफा तुला और बड़ा ही मैं क्या कहूँ, So Shakil was a wonderful man and I'm so sad that he's gone and he will always remain with me inshallah. इंशाल्लाह सर, आपने उनके साथ जो काम किया उसमें से कौन सा ऐसा काम है कहेंगे कि वाकई उस काम को करते हुए बड़ा? मैंने शकील साहब के साथ कोई इतना ज्यादा काम किया नहीं है जिसके बारे में मैं तो मेंशन करूँ। अच्छा। कि मेरा उनके साथ ये वाला सीरियल या मेरा ये ड्रामा उनके साथ। शकील के साथ एक दोस्ती का ताल्लुक और फिर उनको थिएटर का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा शौक था। और मेरा कभी भी अगर कराची में कोई थिएटर प्ले या वो जरूर देखने आते थे और कहते थे यार मैं किधर से टाइम निकालूं, मैं आई वांट टू डू। जिस तरह कबीर साहब के बारे में मैं ये कहता हूँ कि कबीर साहब जो है गुजर गए बेचारे, और उनको भी थिएटर का शिद्दत से शौक था, बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन मौके कम थे और थिएटर जरा थोड़ा सा मुश्किल कश काम है। उसमें आपको रिहर्सल्स बहुत सारी चाहिए होती, फिर उसकी लाइव परफॉर्मेंसेज हैं, यू हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट ओवर देयर, यू नो। तो हमारा एक वो ग्रेड भी था जो एक प्योर एक्टिंग का ग्रेड होता है, क्योंकि जो थिएटर है वो एक्टर की स्पेस है। yes. और टेलीविजन और सिनेमा जो है वो डायरेक्टर की स्पेस है। बिल्कुल, डायरेक्टर इस्तेमाल करता है एक्टर के टैलेंट को। अगर अच्छा उम्दा डायरेक्टर हो तो वो एक्टर के अंदर से बहुत कुछ हासिल करता है। और जो एक्टर है उसकी जो असल फील्ड है वो जब पर्दा हटता है तो फिर बीच में कुछ नहीं होता, ऑडियंस है और वो एक्टर है, और ऑडियंस की सारी एनर्जी जो है वो अपने अंदर समोता है और फिर उस एनर्जी को अपनी परफॉर्मेंस में वापस ऑडियंस को देता है।
ऐसा ही So बिल्कुल। that was something that we shared very deeply with Shakil Sahab. सर आप भी जिस तरीके से थिएटर के लिए भी काम कर रहे हैं, और बहरहाल हम टेलीविज़न तो खैर आपका एक वो लोगों को आपका चेहरा जो है वो नज़र आता ही रहा, लेकिन थिएटर के लिए जो काम आप जिस तरीके से कर रहे हैं और जितना किया है उसके लिए आपको भी सैल्यूट है सर। और ये काम जारी रहना चाहिए क्योंकि वाकई ये मुश्किल काम है और इस मुश्किल काम में बड़े कम लोग हैं पाकिस्तान में जो कि काम कर रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ उस्मान पीरज़ादा मौजूद थे जो कि पाकिस्तान के मायानाज अदाकार, डायरेक्टर, बिल्कुल एक्टर, और इनकी भी एक्टिंग के हवाले से हम तब अच्छा, मुझसे कल किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। कल मैंने किसी को बताया कि हम शकील साहब पे एक सेगमेंट करेंगे और ज़ाहिर है उनको याद करना और उनके बारे में बात करना बनता है, तो उन्होंने कहा कि मीडिया पे हमेशा किसी के चले जाने के बारे में ही क्यों आता है, मतलब क्यों ऐसा होता है कि कोई शख्स, और जाहिर है हम जब हमारे घरों में ख़ानदान में कोई बीमार होता है तो हमें पता लगता है ना कि वो बीमार है, उसके ख़ानदान वाले बताते हैं कि भाई दुआ करना, बीमार है, हम जाते हैं उसको देखते हैं, हमारी ये ख्वाहिश होती है, किसी से हम प्यार करते हैं कि भाई उसको एक दफ़ा आखिरी मरतबा देख तो लें, तो हम जाते हैं। क्यों नहीं इन एक्टर्स की फैमिलीज, उसने मुझसे बड़ा गिला किया और उसने मुझसे कहा कि आप बात कीजिएगा। इस सवाल को हम नूरुल हसन साहब की तरफ बिल्कुल ले जाते हैं। साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं और इनको भी आप टीवी पे देखते हैं, मायनाज मेज़बान और अदाकार। अस्सलाम वालेकुम नूर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया नूरुल हसन साहब, आपने वक्त निकाला। मैं ये बात कर रही थी अभी कि लोगों ने बाकायदा तौर पे गिला किया, मैंने इस किस्म के कमेंट्स भी पढ़े, क्योंकि शकील साहब की अलालत के बारे में बिल्कुल ही किसी को मालूम नहीं था, होगा बहुत करीबी उनके साथियों को, लेकिन अदरवाइज़ कहीं मीडिया पे कोई बातचीत नहीं हुई थी। तो उस शख्स ने मुझसे कहा कि जब आप इन एक्टर्स से बात करें तो इनसे पूछिएगा ज़रा कि क्यों नहीं किसी एक्टर, जाहिर है एक एक्टर बनता है अपने चाहने वालों की तरह, मतलब उनकी वजह से बनता है, तो जब उसके चाहने वाले ये चाहें कि कभी वो बीमार हो तो हमें पता चले, हम उसके लिए दुआ करें, जा सकें तो जाकर मिल आएँ उससे, तो क्यों नहीं इनकी फैमिलीज बताती मीडिया पे कि भाई ये बीमार हैं, दुआ होनी चाहिए। हमें इतनी देर से क्यों पता लगता है सर? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शकील साहब को अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब। आमीन आमीन। और वो आप जैसे कहते हैं ना कि एक, अगर आप मुझसे पूछिए तो अंकल उर्फी, अफशा, अनकही, उरूसा, वो जैसे एक फैमिली एंटिटी, घर का एक मेंबर होता है ना, शकील साहब हैज ऑलवेज बीन लाइक दैट हर एक के लिए भी। मतलब मैं भी उन्हीं में से हूँ जिनका शायद बचपन उनके साथ गुजरा है। और आपकी बात की तरफ आने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं, मुझे प्लेज होते थे ना तो बुजिया के, अल्लाह बख्शे, और वो तो उसमें अक्सर प्लेज में वो शादी नहीं हुआ पाती थी। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि तारिक अजीज साहब की जिस तरह शादी एक बिल्कुल मसला थी कि कब होगी, शकील साहब का भी इसी तरह होता था। और मतलब जैसे वो आप परिस्तान के ड्रामों में एक शहजादा खुर्रम का जिक्र करते हैं ना, हसीन और जमील शहजादा होता है, तो शकील साहब वाज लाइक दैट। मतलब आवाज, अंदाज, वो खूबसूरती, अपनी मिसाल। आप, मुझे सिर्फ ये कहना था वैसे है कि आप ये बात देखिए कि मेरे और आपके, हम सबके कोई भी घर का अगर फर्द हो ना, और अगर वो कवि खान की तर्ज पे हो या शकील साहब की तर्ज पे हो, तो बड़े लोग जो है ना वो अपना गम जो है वो छुपाते हैं, शेयर नहीं करते। हाँ, बात ये है कि वो जो शोबे से मुतल्लिक लोग हैं या जिनको लोग जानते हैं, उनका उठना बैठना, उनकी बीमारी, उनके रिश्तों के हवाले से वो हर चीज खबर बन जाती है, और खबर बाज़ वक्त बड़ी तकलीफ दे भी हो जाया करती है जी। इसलिए कि आप वो मुझे बात याद आती है, मुस्तंसिर साहब अल्लाह उनको सलामत रखे, वो हमेशा एक बात कहते थे कि यू डोंट सेल योर लव्ड वंस ऑन मीडिया। आप ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि वो जो दर्द होता है ना वो बड़ी अब एक बहुत पास की चीज होती है। मैं समझ सकता हूँ आप जो फैंस के हवाले से कह रहे हैं, और वो दुआ का रिश्ता हम सबको जोड़े रखता है, लेकिन ये बात भी आप ज़हन में रखें कि ये बड़े गैरतों वाले लोग रहे हैं, बिल्कुल। ये बड़े बड़े प्यार वाले लोग रहे हैं। और मैं बड़ा फॉर्चुनेट, मैं अब से कुछ साल पहले मैं एक सीरियल में काम भी कर सका शकील साहब के साथ, तो वो बिल्कुल ऐसे था जैसे आपके वो गैर यकीनी की सूरत हाल होती है ना, कि जैसे आप ऐसे हाथ लगा के देखे। वो इमाम जामिन एक प्ले था जफर महराज साहब का, शायद जहूर साहब ने डायरेक्ट किया, तो वो मेरा उसमें एक नेगेटिव का रोल था और मैंने उनके दामाद का रोल किया। तो शकील साहब को तो आप बिल्कुल ना एक, मैं ऐसे कहूँगा जैसे
कहानी का एक ऐसा किरदार होता है जिसके बारे में आप सोचते हैं कि वो शायद असल होके आ जाएगा। और अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, उरूसा पता नहीं आपके ज़हन में जी बिल्कुल है। मशाल एक फिल्म दिलीप साहब की आई थी, और फिर एक सीन उसमें उरूसा में था जिसमें वो रोकते हैं गजाला कैफी का, वो बीमार है और वो देखने से रखती है वो परफॉर्मेंस ताल्लुक। आंगन टेढ़ा आप देखें जी आंगन टेढ़ा बिल्कुल फॉर एनी स्टूडेंट के आप देखें कि ऐसा कंफर्ट, ऐसा ईज कि आपको अदाकारी का कहीं गुमान ही नहीं होता। आपको ऐसे लगता है कि तो और कितनी भरपूर जिंदगी, व्हाट अ ग्रेट करियर। मतलब ये लोग इतनी बड़ी मिसाल है हम सब के लिए कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन जिंदगी में होता है। और मैं आपको एक और बात भी यहाँ बताता चलूं कि लब्बैक एक ड्रामा था जो ब्लैक एंड व्हाइट में एक मोहब्बत 100 अफसाने में डॉक्टर अनवर सज्जाद और उस जमाने में शायद खालिद शहीद भट्ट साहब ने किया था। तो वो अनवर साहब ने जब वो रीडू किया तो अनवर सज्जाद साहब का वो रोल शकील साहब ने किया, जो एक मौलवी का रोल था जो बहुत पढ़ा लिखा भी है, जिसको पर्शियन पे अंग्रेजी पे अबूर भी है। और उसी के दौरान में 90s में कहीं दिल की तकलीफ पहली बार शकील साहब को उस परफॉर्मेंस के दौरान हुई। और मैंने जब उनसे उससे मेरे बड़े सवाल थे मेरी बात, तो वो हमेशा उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे और वो कहते थे कि वो जब प्ले उन्होंने किया और इशफाक साहब ने उनको फोन किया तो ही वाज लिटरली क्राइंग कि उन्होंने जब इतनी तारीफ की तो वो कहते थे वो मेरी जिंदगी का असासा है, किसी भी अवार्ड और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से ज्यादा, उससे ज्यादा। तो इतने दिल के साथ एक काम करे वो बस इसी तरह होता है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, जैसे आप अभी ये छेड़ रहे थे कि हमारे घर में भी वैसे जब किसी प्यारे का या किसी का कुछ ऐसा मसला होता है ना, तो आपका ये दिल चाहता है कि वो आपके पास में ही रहे। जी हाँ। क्योंकि मैं ये लफ्ज एक बुरा सा शायद लगे और अच्छा ना लगे, जब कुछ चीजों का तमाशा बनने लग जाता है ना, हाँ, वो फिर मायूब हो जाती है। यानी आप यकीन कीजिए कि बाज वक्त तो हमें ये भी नहीं एहसास होता कि ये जो मिजाज कुर्सी है शायद हम उसका भी शायद सही तरीका नहीं जानते। जी हाँ बिल्कुल, हम तकलीफ का बायस बन जाते हैं, लेकिन हाँ वो कुछ आज़ार का बायस हो जाता है। तो उनके लवाहिकीन को, भाभी को, बच्चियों को अल्लाह ताला सब्र दे। और ये हमारा ही लॉस है और जाना सबको है, लेकिन अल्लाह करे कि इतनी ही भरपूर और इतनी ही ईमानदारी पर मबनी जिंदगी हर एक के करियर में हो कि आज आप जैसे आप उन्हें याद कर रहे हैं और जैसे उस्मान साहब ने कहा कि हम हमेशा उन्हें याद करेंगे। बिल्कुल। और उनका काम यकीनन संगे मील है। और आप लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं, 92 का आप दोनों का शुक्रिया। और ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप बड़े लोगों को जब याद रखते हैं तो ये इससे आप बड़े होते हैं। दुरुस्त, आपको आपके लिए ये एक अच्छी चीज है। हम तो खैर उनके क्या कदमों के बराबर भी नहीं, जो काम उन्होंने किया है वाकई वो जिसको आप कहते हैं ना, जो काम किया ईमानदारी से किया और वो ईमानदारी उनके काम में नजर आती है। और जिस ड्रामे का आपने जिक्र किया अशफाक अहमद साहब के लब्बैक लब्बैक, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, लोगों से मैं कहूँगा जरा जाकर देखें और फिर उसके बाद उन्हें अंदाजा होगा। और वो आपको अंदाजा होगा कि वो कितना इंटेंस उन्होंने कितना वो किया। और आप यकीन करें कि अगर हम 80s की वो बात करते चले जाएं तो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि अगर अफशा, उरूसा, अंकल उर्फी, यानी जब तक वो चलना था कि वो शादी होगी या नहीं और होगी नहीं, वो बिल्कुल एक मसला था और पूरी वो कौम जो है वो उसकी तरफ मुतवज्जो होती थी। तो क्या बड़े लोग हैं, क्या कमिटमेंट वाले लोग हैं, कितने ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं। और मुझे यकीन है कि बिल्कुल इसी तरह मैं अगर इमेजिन करूं तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा ही होगा ना कि शकील साहब जब गए होंगे तो जनाब मोहम्मद कबीर खान साहब वहीं बैठे हुए बात कर रहे होंगे, इम्तियाज साहब, सुबानी भाई, काजी वाजिद साहब, बिल्कुल सब कहीं पास होंगे। और हमें शायद ये भी है कि हम भी जाएंगे तो ये हमें मिलेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी नूरुल्लाह साहब। आमीन। वाकई बड़ी बात की जो ईमानदारी से किया, और ऐसा ही होना चाहिए कि जो काम करें हम ईमानदारी के साथ ही करें, क्योंकि वो ईमानदारी फिर स्क्रीन पर नज़र आती है। बिल्कुल जी। एक और इशू की तरफ हमें जाना है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी है, उसकी तरफ हम ज़रा चले जाते हैं और फिर हम उसकी तरफ जाएंगे, क्योंकि हमें ब्रेक भी थोड़ी देर में लेना है। और ये स्टोरी ज़रा थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करनी थी तो वो रह गई, और वो स्टोरी जो है वो दुबई से ताल्लुक़ रखती है। ठीक है जी। अच्छा, दुबई में सिलसिला हुआ क्या है ये मैं ज़रा आपको बताऊं कि
ईमानदारी से काम करने की जो बात मैं कर रहा था ना, वो किस तरीके से हमें नज़र आती है कि पुलिस जो है दुबई की, उसने एक सयाह की घड़ी ढूंढी है और वो घड़ी जो है वो समुंदर में डूब गई थी। हाँ, बिल्कुल, पानी और में। वो उन्होंने समुंदर में डूबी हुई घड़ी ढूंढी है और उसकी कीमत कितनी थी? 19 करोड़ 5 लाख पाकिस्तानी रुपए। अब ये घड़ी जब खोई थी तो दुबई के रिहायशी हैं हामिद फ़हाद अलमेरी साहब, अच्छा। उनकी ये घड़ी थी और उन्होंने अपने दोस्तों के हमरा वो गए हुए थे समुंदर पर सैर वगैरह करने के लिए। तो जब वो सैर करने के लिए गए तो उनकी एक बड़ी बेहतरीन ये घड़ी थी, वो समुंदर में गिर गई। अब जब गिर गई तो जाहिर है महंगी घड़ी थी, एक हंगामा मच गया कि जनाब ये क्या हो गया, अब उसको किस तरीके से हम डील करें। तो बहरहाल मीडिया को फिर तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि जी बरतानिया से आए हुए उनके एक दोस्त ने समुंदर में गोता लगाया और वो हाथ में घड़ी थी उनके, वो उस वक्त निकल गई। फिर पुलिस की मदद तलब की गई, दुबई की जो पुलिस थी, और वहाँ पर जब पुलिस आई तो फिर उसके बाद तमाम वो तफसीलात पुलिस ने ली गोताखोरों से और उसके बाद वो अंदर गए और उसके बाद वो आधे घंटे की मेहनत की उन्होंने और वो लेकर आ गए। देखो कमाल, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। अब आधी इस घड़ी को बेचें हाँ और आधा आधा करें सब। उन्होंने शुक्रिया अदा कर दिया है दुबई पुलिस। शुक्रिया नहीं खाली पीली अदा करना, आधा आधा करें बस मामला और दे दे आधा उसको। यार भाई उसने आपकी इतनी करोड़ों की चीज़ निकाली है जान पे खेल के अपने, तो आप भाई हैव सम हार्ट। कोई बात नहीं, चले ठीक है जी। नाज़रीन ये तो थी जी कुछ ख़बरें और शकील साहब के हवाले से भी, और बहुत सारी चीज़ें अभी प्रोग्राम में हमारे साथ मजीद हैं। हमने बात करनी है सेहत कार्ड के हवाले से भी बात करनी है। सेहत कार्ड के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं और वो खबरें ये हैं कि सेहत कार्ड की बहुत सारी सर्विसेज जो थी वो ख़त्म कर दी गई हैं। बिल्कुल, दिल की सर्विसेज खास तौर पे जो है मेरा ख्याल है उसमें कहा जा रहा है कि दिल के जो भी इलाज मुआवजे के मामलात हैं वो सेहत कार्ड अब कवर नहीं करेगा, तो फिर उसका क्या सिलसिला होगा? इसके अलावा कोई और चीज़ दी जा रही है या बिल्कुल ही इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया है? कुछ अस्पतालों में होगा या सब में ख़त्म हो गया है? इसके हवाले से हम बात करेंगे। कौन सी फैसिलिटीज़ अब लोग इसके ऊपर ले सकेंगे, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो कि अब उन्हें नहीं मिलेगी, कौन से अस्पतालों से मिलेगी, क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग ज़ाहिर इस तशवीश में हैं कि अगर हमारा एक मुफ्त इलाज का सिलसिला बना हुआ था तो वो मुफ्त इलाज का सिलसिला ख़त्म होगा तो हम आगे क्या करेंगे? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो फिर आपकी जमा पूंजी, घर बार सब कुछ बिकने पर आ जाता है, लेकिन वो जो बीमारी है वो ख़त्म नहीं होती। तो ये एक बड़ा अहम इशू है जिसके ऊपर हमने बात करनी है और हमारे साथ जावेद अकरम साहब मौजूद होंगे जो कि पंजाब के कायम मकाम निगरान वज़ीर सेहत हैं। उनसे हम बात करेंगे इस हवाले से कि सेहत कार्ड जो है वो अब गरीबों की कैसे मुआवनत करेगा इलाज की सूरत हाल में, क्या क्या फैसिलिटीज़ उन्हें मुहैया होंगी और क्या क्या चीज़ें जो है वो अब रोक दी गई हैं। ये तमाम चीज़ें होंगी एक छोटे से वक्फे के बाद हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं एक वक्फे के बाद। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। अब खबरें सामने आ रही हैं सेहत कार्ड के हवाले से कि सूबा पंजाब में गायनी और कार्डियोलॉजी में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज रोक दिया गया है। अवाम में ज़ाहिर है इस हवाले से तशवीश फैली हुई है और इस हुकूमती फ़ैसले का ऐलान निगरान सूबाई वज़ीर सेहत जनाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत पंजाब इंश्योरेंस कंपनी से नया मुआहदा करने जा रही है। इसके अलावा उन्होंने सेहत कार्ड के हवाले से मज़ीद शराइत का भी जिक्र किया। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ निगरान वज़ीर सेहत पंजाब जनाब जावेद अकरम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो थोड़ी सी डिटेल्स हम आपसे लेना चाहेंगे कि इस वक्त कौन कौन से ऐसे बीमारियों के इलाज हैं जो कि सेहत कार्ड पर पंजाब हुकूमत नहीं दे रही जो पहले हो रहे थे? बहुत शुक्रिया जी। ऐसा कोई भी इलाज नहीं है कि जो पहले हो रहा था और उसको रोक दिया गया है। बेसिकली 3 किस्म के इलाजों में थोड़ा तब्दीली पैदा की गई है और उसकी मैं वजह एक एक करके बता देता हूँ। सबसे पहले हम जो कार्डियक स्टेंट्स या हार्ट के ऑपरेशन हैं या हार्ट में नालियाँ खोल के स्टेंट्स डालना है, उनका कहा गया है कि वो तमाम लोगों के लिए फ्री होगा सरकारी हॉस्पिटल में, जहाँ पे इस वक्त 50 से ज़्यादा हमारी एंजियोग्राफी की मशीन लगी हैं रावलपिंडी से लेके डीजी खान तक। तो वहाँ वो फ्रीली जा सकते हैं और उनका इलाज वहाँ पे जो भी होगा वो मुफ्त होगा। अगर वो ख्वाहिश करेंगे कि उनका प्राइवेट हॉस्पिटल में हो तो वही इलाज वहाँ भी 70% उसका पैसे हम देंगे, 30% वो खुद देंगे और वहाँ पे कार्डियक इलाज हो सकेगा। अलबत्ता हमने ये कहा है कि जो गुर्बत की लाइन के नीचे लोग रहते हैं उनके लिए ये तमाम चीज़ें फ्री होंगी।
चाहे वो हार्ट का इलाज है, चाहे वो कोई भी किसी किस्म का इलाज है। और उसकी हमने जो निशानदेही की है वो ये बेंचमार्क रखा है, वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रखा है। अगर उसमें आप रजिस्टर्ड हैं, अगर आपको मुफ्त आटे की लाइन उसमें आप मौजूद थे जो हमने आटा डिस्ट्रीब्यूट किया है। और तीसरी वो कैटेगरी है जो कहते हैं कि हम गरीब हैं लेकिन हम दोनों के डाटा में नहीं मौजूद, उसका सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट एक छोटी सी इन्वेस्टिगेशन करेगी, उनसे टेलीफोन का बिल लेगी, बिजली का बिल लेगी, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री देखेगी, क्या वो गाड़ी ओन कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इस किस्म की चीज़ों के बाद वो भी उसी गरीब में शामिल होंगे जिसको फ्री इलाज मिलेगा। इसी तरह जो बच्चों की डिलीवरी है वो प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बजाय हमने कहा है कि हम पब्लिक हॉस्पिटल्स में वो फ्री करेंगे, सी सेक्शंस भी फ्री करेंगे। तो बाकी जो इलाज हैं कैटरेक्ट्स के, हर्निया के, अपेंडिक्स के, जो बाकी 25 किस्म के इलाज हैं वो एज सच इंटैक्ट रहे हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें हमारी तकरीबन 60 से 65% बजट ले जा रही थी, जो कि तकरीबन बनता है 1.25 लाख रुपया, तो 1.25 करोड़ रुपया एक घंटे का, और ये बन चुका था 140 अरब रुपया साल का। तो जाहिर है इतने वसाइल तो नहीं हैं गवर्नमेंट के पास, और वो भी इनका मिसयूज़ काफ़ी हो रहा था, इसलिए जावेद साहब सरकारी अस्पतालों में ये जो जिसको हम कहते हैं कि ख़वातीन की डिलीवरी या इस किस्म के दीगर जो मामलात हैं उनकी वैसे क्या रेट होता है? वो तो सरकारी अस्पतालों में तो वैसे ही फ्री होता है ना सर, मुफ्ती होती है हर चीज़ सिवाय कुछ दवाइयों का होता है कि वो लोग खरीदते हैं, लेकिन ये है कि अदरवाइज तो वो फ्री ही होता है। तो उसमें सेहत कार्ड का कैसे फिर अमल दखल हो रहा है? देखें, सरकारी हॉस्पिटल्स में कुछ में पर्ची फीस है, कुछ में वो भी नहीं है, कुछ में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि कुछ सरकारी हॉस्पिटल इस तरह के हैं जैसे कुछ चैरिटी के साथ मिलके हमारे हैं, वो कुछ यूज़र चार्जेस वगैरह लेते हैं। ये जो सेहत कार्ड है ये हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सरकारी हॉस्पिटल्स में यूज़ हो, और अगर उनको कोई ऐसी चीज़ लगनी है जो हमारी सरकार में हम रीइंबर्समेंट नहीं दे रहे तो उनके लिए वो भी फ्री होगी। और तमाम सी सेक्शन अगर होना है उसकी तमाम लवाजमात फ्री होंगी, जो भी बच्चे की और बच्चे की तमाम चीज़ें फ्री होंगी। और वैसे भी ये जो हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरीज बड़े हॉस्पिटल में हम चाह रहे हैं कि ना आए, जो बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, तहसील हॉस्पिटल्स हैं, ये प्राइमरीली ये प्राइमरी केयर का मामला है। इनको बहुत बड़े हॉस्पिटल में जब आते हैं तो रश बहुत ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल डिलीवरीज काम है, बेसिक हेल्थ यूनिट। लेकिन सर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें कि मिसाल के तौर पे मेरे ड्राइवर का पेशावर में प्राइवेट हॉस्पिटल में दिल का इलाज हुआ और उसकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, वीआईपी उसका रूम था, सेहत कार्ड पे हुआ, वीआईपी रूम था, एसी लगा हुआ था, 2 साल पहले की ये बात। वो सारी फैसिलिटीज जो हमारी अशराफिया हासिल करती है वो एक गरीब आदमी को मिल रही थी। उसमें प्रॉब्लम क्या थी? बजट, आपने कहा बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, अंडरस्टैंडेबल, वो सही है, समझ में आता है, लेकिन अदरवाइज सेहत कार्ड का इस्तेमाल प्राइवेट अस्पतालों में होने में क्या मसला था? मतलब असल तो उसकी रीजन ही वही थी ना कि प्राइवेट अस्पताल में जाकर इलाज करवा लें, और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम सबको पता है फैसिलिटीज कम है, टाइम भी ज्यादा लगता है। देखिए, 2-3 वजूहत थी। एक तो अगर किसी का कोल्ड प्रोसीजर होना है तो यूके या अमेरिका में भी वेटिंग लिस्ट है और हर जगह पे है। अनलेस कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, वो यहाँ भी प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, वो एक और चीज़ है। और दूसरा, अगर कोई चाहता है कि वो उसका सारा कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री रहे तो वो अपनी इंश्योरेंस, अगर वो पॉवर्टी लाइन में नहीं है, मैं हूँ या आप हैं या कोई आप अपने ड्राइवर के लिए करना चाहते हैं, तो 4,350 रुपये आप साल के दें, वो और उसकी फैमिली टोटल कवर्ड रहेगी एज सच। सिर्फ प्रीमियम वो खुद भर लें 4350। कोई अपने ड्राइवर का भर रहे हैं, आप अपने चैनल के एम्प्लॉयज़ का करना चाहते हैं, पर फैमिली पूरी फैमिली कवर्ड रहेगी 4350 का। गवर्नमेंट के 140 अरब रुपया साल का निकालना मुमकिन ही नहीं रहा, सस्टेनेबल ही नहीं रहा। टोटल हेल्थ का तकरीबन आधा बजट सर फिर कंपैरिजन यूके यूएस से तो ना करें। फिर यूके में तो एनएचएस है और वो यूएस में देखिए, यूएस में पढ़ने भी आते हैं, हम सर्वाइकल स्कैनिंग जो है वो फ्री करते हैं। यूके से फिर कंपैरिजन, यूएस में मेरी बात सुनिए, यूएस में कुछ फ्री नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट।
NHS के लिए हम कंट्रीब्यूट करते हैं, अमेरिका में सब कंट्रीब्यूट करते हैं हेल्थ के लिए। सिर्फ मेडिकेट एक ऐसा है कि जहां कोई नहीं दे सकता, जो लोग रोडों पे सोए होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, उनके लिए यस मेडिकेट फैसिलिटी है, जैसे हमने भी की है। अदरवाइज हमेशा अमीर लोग गरीबों के लिए पे करते हैं और सेहतमंद बीमारों के लिए पे करते हैं। ये दुनिया का असूल है। ये नहीं है कि हेल्थ कहीं भी दुनिया में किसी मुल्क में भी सर, जो नहीं है। अच्छा सर, जो आपने दो चीज़ें सिर्फ मैं आखिर में पूछना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि आपने ये ख़त गुर्बत वाला जो सिस्टम एक लगाया है कि जी ये लोग हैं जिनकी हम वेरिफिकेशन करेंगे कि वो कहीं बाहर तो नहीं गए, कहीं ये वो लोग तो हैं जिनके पास गाड़ियाँ तो नहीं है, ये सारी चीज़ें, ये 8,000 रुपये से ज़्यादा का बिल नहीं है। ये जो क्राइटेरिया है ये इंप्लीमेंट कैसे होगा? क्योंकि उसकी वजह ये है कि एक तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जिसके अंदर लोगों की लिस्ट है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि उस लिस्ट में नाम शामिल नहीं है, लेकिन वो हैं उसी के आसपास। हम सब जानते हैं कि बिजली का बिल जो है वो हर 2 महीने बाद उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं, तो बिजली का बिल तो वैसे ही बढ़ता रहेगा। आप कहेंगे किसी 9,000 किसी का बिल आ रहा है, उसको इलाज नहीं होगा, वो तो घर बेच देते हैं लोग अपना इलाज के चक्कर में। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा कि ये शख्स एलिजिबल है और ये शख्स नहीं है? देखिए, हम 3 कैटेगरीज हैं। एक ड्यू डिलिजेंस की है, उसके बाद एक इंसान कहता है कि वो एक्सेप्ट करता है कि वो गरीब है, हम उसका इलाज नहीं रोकेंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का ये काम है कि वो करेगा। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास सारे पैरामीटर्स मौजूद हैं और एक दफ़ा वो रजिस्टर हो जाएगा। हम अपना गुर्बत का डाटा पंजाब का बना रहे हैं इस वक्त, उसमें वो ऐड हो जाएगा हमेशा के लिए। उससे बिल्कुल 4350 जो पैसे हैं वो नहीं लिए जाएंगे साल के कवरेज के। उसका कवरेज एज सच फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उसमें हमें आटे में भी यही प्रॉब्लम हुई थी कि हमारे पास डाटा नहीं था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का, इनकम्प्लीट डाटा है, एग्री विद यू। तो हमें डाटा अपना बनाना है कि गरीब हम किसको कह रहे हैं। अगर बिजली का बिल बनेगा तो ये सीलिंग भी बढ़ जाएगी साथ ही। अगर इसी तरह जो हम रिवाइज करते रहेंगे, ये जाहिर है अगर कोई भी कहता है गुर्बत है, इसके लिए हमने 1.5 अरब रुपया रिजर्व फंड रखा है उन लोगों के लिए जो वाकई ही हम समझेंगे कि गरीब है और उनको 4350 पूरे साल का अपनी फैमिली के लिए नहीं दे सकते। हम उन्हें मजबूर बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी हम बिल्कुल उनका पहले इलाज करेंगे, बाद में। अब ये सबके लिए नहीं है जी। देखिए, 4350। और दूसरी चीज ये कि बहुत सारे लोगों का ये भी एतराज है कि निगरान हुकुम जी 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 फरमाइए सर। सॉरी क्या कह रहे हैं निगरान हुकूमत का? मुझे आवाज नहीं पड़ी। जी सर, आप जो बात कह रहे थे सर, मैं कह रहा था कि बहुत सारे लोगों का ये भी एतराज़ सामने आता है कि निगरान हुकूमत का काम ये नहीं होता कि वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी चेंजेस कर दे किसी भी चीज़ में। आपकी हुकूमत ज़ाहिर है 1-2 महीने के लिए होगी, फिर जो आएगा वो अपने हिसाब से कर लेगा, जिसको वोट देकर लोग भेजेंगे। तो एक निगरान हुकूमत कैसे इतनी बड़ी चेंजेस कर सकती है एक ऐसी पॉलिसी के अंदर या एक ऐसे प्रोग्राम के अंदर जो कि इलेक्शन से आई हुई हुकूमत ने स्टार्ट किया हो और आवाम को चाहे वो फ़ायदा पहुंचा रहा हो या ना पहुंचा रहा हो वो एक अलग डिबेट है, लेकिन एक निगरान हुकूमत कैसे ये काम कर सकती है? बिल्कुल सही है, हमने किया भी नहीं है ये सब कुछ। हमने सिर्फ 4 महीने के लिए किया है। हमने तो बजट भी 4 महीने का दिया है। 4 महीने में हमने 30 अरब रुपया इस प्रोग्राम के लिए रखा है। अब उस 30 अरब को किस तरीके से खर्च करना है ये तो निगरान हुकूमत ही बताएगी इस वक्त, क्योंकि और कोई हुकूमत पंजाब में है नहीं। और उस 4 महीने के बाद होपफुली जो हुकूमत आएगी वो जो मर्जी करे, वो तो उनकी मर्जी होगी। लेकिन इस 4 महीने के ब्रिज को हम किस तरह, कहाँ से फिस्कल जो गैप आ रहा है वो कहाँ से भरा जाएगा? क्या हम अपने एसेट्स बेचेंगे? कैसे करेंगे? हमारे पास जितने पैसे हैं उन्हीं को हमने जुडिशियसली यूज करना है। जो हमारी डिबेट हुई कैबिनेट में, जो हमने डिस्कस किया, इस पे महीनों हमारी डिबेट हुई, जो हमने समझा कि इसको प्रो पुअर करना चाहिए। अगर मैं एक करोला गाड़ी या मर्सिडीज पे आ रहा हूँ और अपनी फैमिली का मैं फ्री इलाज कराना चाहता हूँ तो ये मुमकिन नहीं होना चाहिए। हाँ, उसके ड्राइवर का अगर वो कराना चाहता है तो 4,350 रुपये दे दे, वो मोटिवेटेड रहेगा, उसकी ड्राइवर की पूरी फैमिली कवर्ड रहेगी इसी प्रोग्राम में। हमने ये कहा है कि ये फिर भी सब्सिडाइज है। लेकिन जिसकी एक जमाने में कोरोला गाड़ी भी थी जो उसने 30 लाख की ली थी, जो अब 80-70 की हो गई है, तो वो भी नहीं करा सकता, उसको भी गाड़ी बेचनी पड़ेगी। जो कोविड के दौरान हमें सबको पता है कि प्राइवेट 10-10 लाख रुपए लोगों ने भरा है, तो एक मिडिल क्लास आदमी भी नहीं कर सकता सर। देखिए, मिडिल क्लास के लिए है ही नहीं है। देखिए, मिडिल क्लास टैक्स दे रहा है, वो फाइलर्स टैक्स दे रहे हैं फॉर नॉन फाइलर्स एंड फॉर द अशराफिया। देखिए, हम सब NHS में काम करते रहे, अमेरिका में काम करते रहे, भी हमारी सैलरी में से कट जाती है हमारी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हेल्थ।
ये सबकी कटती है, ये कोई ऐसी अजूबा नहीं है कि देखें गरीब के लिए यस टोटली फ्री होना चाहिए, हमने मरने नहीं दे सकते, उनके लिए हमने टोटली फ्री रखा है। जो 4,350 रुपए कितना का अमाउंट है पूरे साल के लिए, 10 लाख का आपको कवर मिल रहा है। और जाहिर है ये अगर आप करेंगे उसके बाद आप प्रिवेंटिव साइड पे जाएं, अपनी जिस्म को सही रखें, अपनी वर्जिश करें, सुन्नत रसूल पाक की तरह भूख रख के खाएं, और आप बीमारियों से बचने की कोशिश करें, बजाय इसके कि आप बीमार हों और आपको स्टेंट्स लगवाने पड़े और ये लगवाना पड़े। हमारा ज़्यादा फोकस प्रिवेंशन पे है, कोशिश ये। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुशामदीद। ईद उल अज़हा पर एक और बड़ी अफसोसनाक ख़बर हमारे सामने आई, और वो ये ख़बर थी कि माजिद अली, पाकिस्तान के स्नूकर के स्टार, उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। अब ये ख़बर जब हमारे सामने आई तो जाहिर है बहुत तशवीश का बायस थी कि एक स्पोर्ट्स स्टार पाकिस्तान में क्यों मजबूर हो जाता है कि वो ख़ुदकुशी की तरफ जाए। डिप्रेशन का मामला था या क्या ऐसी चीज़ थी जो कि उन्हें ख़ुदकुशी की तरफ ले गई? इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ माजिद अली के जो दो भाई हैं, मिर्ज़ा उमर साहब और राशिद साहब, ये हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हमारी तरफ से बहुत अफसोस और बहुत सारी दुआएं अल्लाह ताला जो है माजिद अली साहब को जवार रहमत में जगह अता फरमाए। थोड़ा सा हम जानना ये चाहेंगे कि इशू क्या था जिसकी वजह से ये मामला ख़ुदकुशी की तरफ गया? क्या डिप्रेशन का मामला था, कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई मामला था, कोई फैमिली इशू था, ये क्या इशू था? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले मुझे बहुत अफसोस है कि मेरा भाई इस दुनिया से गया। वो बहुत अजीम आदमी था, बहुत ग्रेट था, और उसके कारनामे बहुत बड़े थे। माजिद ने जब स्टार्ट किया खेलना तो वो एक नीचे जो एक लेवल होता है ना, वहाँ से शुरू होके ऊपर तक गया, खेलना शुरू किया उसने। उसके बाद उसकी गेम में बेहतरी आती गई, तो उसने वो उरूज देखा कि जो एक आम घर से उठने वाला बच्चा शायद ना देखता हो। उसने अपने ख्वाब पूरे किए, एक आलमी स्नूकर का प्लेयर बना, और तकरीबन कोरोना के बाद कुछ मामला तो उसके ख़राब हुए, कुछ परेशानियां, कुछ मतलब वो ऐसा था कि मतलब कभी खेलने के लिए लाहौर जा रहा है, कभी फैसलाबाद जा रहा है, कभी इस्लामाबाद जा रहा है, कभी कराची टूर्नामेंट हो रहे हैं, और कभी पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए मुल्क से बाहर जा रहा है। तो ऐसा लड़का जब मतलब सब कुछ बंद होने के बाद घर में बैठा तो उसके लिए परेशानियां बढ़ती गईं, उसके लिए कुछ मामलात बिगड़ते गए। उसके बाद 2021 के स्टार्ट में हमें पता चला कि इसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो हमने डॉक्टर से रुजू किया, उसकी मेडिसिन शुरू हुई, तो उसका इलाज मुआवजा शुरू हुआ। तो वक्फे से उसकी सेहत में ना मतलब बेहतरी आती गई। उसके बाद माशाल्लाह से ठीक हुआ, कभी सेहत में बेहतरी आती गई, कभी सेहत में ख़राबी होती, इसी तरह मामला चलते रहे। तो उसका एंड हमें कुछ दिन पहले देखने को मिला। तो ये बहुत मतलब परेशानी वाली बात थी हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, मेरे वालिदैन के लिए, हम बहन भाइयों के लिए। ये सदमा बहुत बड़ा सदमा है हमारी फैमिली के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, माजिद के चाहने वालों के लिए, हमारे शहर समंदरी के लिए, क्योंकि वो समंदरी का रिहायशी था
और समुद्री के बहुत से लोग, बल्कि नहीं तो मसाइल थे क्या, सभी अगर लोग उससे मसाइल आप बहुत प्यार एक्सप्लेन कर करते थे। सकें। आपने कहा कोविड के बाद ये हुआ, तो क्या काम नहीं मिल रहा, मतलब खेल नहीं पा रहे थे, या क्या क्या मसला हो गया था अचानक? खेल नहीं पा रहे थे एक तो, दूसरा मतलब उसको ना कुछ मतलब अजीब सी ना अपना ख्वाब आने शुरू हुए। उसने हमें बताना शुरू किया, घर में किसी को कोई ख्वाब आता उसने कहना हमें, मुझे ये डर लग रहा है, ये है वो है, कुछ चीज़ें वो ना समझ में हमारी से बाहर थी। तो डॉक्टर से रब्ता किया, उन्होंने ये बोला कि इसको ना कुछ वहम का मसला है, ये अपने इर्द गिर्द कुछ ऐसी दुनिया बसा बैठा है कि जिसके लिए इसमें कुछ तस्वीरें चलती हैं, कुछ खाके अपने वो चीज़ें जो इसके इर्द गिर्द नहीं है वो तरतीब देता है इसका जहन। तो इस तरह के मामला थे उसके। तो उसका इलाज जब हुआ तो उसमें कोई बेहतरी नहीं आई थी, या कभी उसने कहा हो ऐसा कि बस मुझे मरने का दिल चाह रहा है या खुदकुशी कर रहा हूँ? क्योंकि अमूमन इस तरह भी होता है कि जो लोग खुदकुशी करते हैं वो कभी कभी इस तरह की बात करते हैं। ऐसा है कि शुरुआती दिनों में काफ़ी प्रॉब्लम था कि वो हमें पहचानता नहीं था। वालदा को, वालिद साहब को, मुझे अपना हम सब भाइयों को, बहनों को, तो इतना उसका ना मतलब कुछ हालात उसके ख़राब थे, दिमागी यानी कि सिचुएशन अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद उसका इलाज मुआवजा शुरू हुआ। डॉक्टर साहब ने बोला कि आपने इसका भरपूर ख्याल रखना है। हमने उसका माशाल्लाह से बहुत ख्याल रखा, उसके लिए मेडिसिन, उसके लिए ख़ुराक, उसके लिए आरामदेह सहूलियात, यानी कि जो हम अपने तक कर सकते थे वो हमने किया। लेकिन बस वो बिल्कुल ठीक है, मतलब सेहतयाब पहले हो गया, पहले बेहतर हो गया। और फौत होने से एक दो दिन पहले की उनकी क्या थी कैफियत, ये बता सकते हैं? कैसे थे? ठीक थे? कमरे से बाहर निकलते थे, खा पी रहे थे, या नहीं बिल्कुल ऑफ हो गए थे पर्सनली? जी, बाहर जाता था, मोहल्ले में लोगों के साथ मिलता था, लेकिन ज़्यादा मतलब अपने काम के लिए जा रहा है तो वहीं जा रहा है। तो खामोश तबीयत था, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता था। किसी ने सलाम किया तो उससे सलाम कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आम लोगों के साथ उठने बैठने वाला था। वो बहुत मतलब ऊपर लेवल तक खेल चुका था, हाई क्लास लोगों के साथ बैठ चुका था, लेकिन उसने कभी भी लोगों को, हमारे जो साथ काम करते हैं लोग, उनको कभी फील नहीं होने दिया। उनके साथ ज़मीन पर बैठ के खाना खाता, मतलब कभी भी उसके दिमाग में, जहन में, दिल में जो एक होता है ना गुरूर वाला आंसर, वो नहीं घुसा। तो बड़ा ही ना मतलब बिल्कुल ठीक है जी। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए। और वाकई ये जो वाक़या है ये हमें इस बात की तरफ निशानदेही करता है हमारी कि डिप्रेशन जो है वो वाकई एक बड़ी अहम ऐसी चीज़ है कि जिसकी तरफ हमारी तवज्जो हमारे माशरे में बहुत कम है, और हम डिप्रेशन को बाज़ औक़ात इस तरीके से हवा में उड़ा देते हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो कुछ नहीं है। लेते ही नहीं है हम अपने बच्चों के, घर में रहने वाले लोगों के। और ये सिर्फ जवानों में नहीं है, ये बुजुर्गों में भी बड़ा शदीद एक प्रॉब्लम है। वो अच्छा, मैंने एक दफ़ा किसी से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं 55 साल का एक आदमी हूँ, मैं किस तरह किसी को कहूँ कि मुझे डिप्रेशन है? लोग तो कहेंगे कि तुम खामखा अपने कामों छुड़ाने के लिए और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से जान छुड़ाने के लिए अब तुम हमें कह रहे हो कि ये डिप्रेशन है। और बाद में बड़ा सीरियस उनका फिर इस किस्म का इलाज हुआ। हमें ये चीज़ लोगों से खुद प्रोब करनी है, जिसको कहते हैं ना कुरेदा करें लोगों से कि भाई कमरे में क्यों बैठे हो, बाहर क्यों नहीं निकल रहे हो, सारा दिन कमरे में गुजार दिया, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? और डिप्रेशन के हवाले से बात करने को मायूब ना समझा जाए और ये इसे मजाक में ना उड़ा जाए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी हमारे दोनों मेहमानों का, हम शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।